By now, we know that epigraphy has its own limitations and does not reveals everything. Sometimes there are technical limitations, like letters are very faint by engraved, or letters have become faint during course of time. This makes their reconstruction uncertain. तो अभी तक जितना हम लोगों ने बातचीत करी, इस चैप्टर के शुरुआती लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी था कि शिलालेखों की जो स्टडी होती है इसको एपिग्राफी बोला जाता है। ठीक है जी। शिलालेखों की पूरी स्टडी करना, इसका डिसाइफरमेंट, उसके बाद इसको पढ़ना, एनालिसिस करना, इसमें से कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स निकालना, ये पूरी प्रक्रिया एपिग्राफी कहलाती है। मगर जितनी बातचीत अभी तक हम लोगों ने करी, देवनम पिया या पियादस्ती या सम्राट अशोक के 2 शिलालेखों को डिस्कस किया, और ये सारा डिस्कशन करने के बाद में एक बात तो अपने को समझ में आती है कि एपिग्राफी की जो ये स्टडी है, शिलालेखों का जो ये पूरा हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, और इनको पढ़कर आपको सब कुछ नहीं पता चलता। सारी इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नहीं पता चलते। प्लस इनमें लिखी हुई सारी बातों को पत्थर की लकीर माना भी नहीं जा सकता। कई बार आपको ये नहीं पता कि किसी जगह पर अगर ये शिलालेख मिला है तो इसको किस इरादे से, किस इंटेंशन से लगाया गया था, या जो इंटेंशन आप एसेस करके निकाल पा रहे हैं उसी इरादे से या उसी इंटेंशन से लगाया गया था, या कोई और बात थी। तो इस तरीके से अपने को ये बात तो समझ में आती है कि एपिग्राफी की भी अपनी सीमाएं। सबसे पहले अपन कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि अब शिलालेख हजारों साल पहले बना था, तो इतना जो लंबा वक्त निकल गया है, इस पूरे लंबे वक्त में उस पे जो लेटर्स हैं कई बार बहुत ज्यादा फेंट हो जाते हैं, कई सारे अक्षर मिट जाते हैं, कई सारे अक्षर जो हैं वो फेंट हो जाते हैं। तो इसके चलते बीच में अगर कहीं पे कोई अक्षर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर बहुत दिक्कत होती है, और उनका रिकंस्ट्रक्शन में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। एंड कई बार अगर लेटर आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा और आपने अपनी तरफ से कोई लेटर मान लिया और पता चला कि वो लेटर वहां पे नहीं था, कोई और अक्षर लिखा हुआ था, और उससे अगर वहां पे जो शब्द बन रहा है उसका मतलब पूरी तरह से चेंज हो गया, तो फिर इससे और दिक्कत हो जाएगी। पता चला कि कुछ और मतलब उसका ओरिजिनली बनता था, आपने कोई और मतलब निकाल लिया, तो वो अक्षर के साथ में जो मीनिंग बनता उस सेंटेंस का या उस लाइन का, वो कुछ और बनता और उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और होता। यहाँ पर आपका वर्ड बदल गया और वर्ड का फिर कुछ और मतलब निकला, उसके चलते इंटरप्रिटेशन कुछ और हो गया। तो ये दिक्कतें भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं शब्द साफ ना होने से, या तो वक्त के चलते जो है वो शब्द मिट गए हैं, या उसने लिखे जो उकेरे थे वही बहुत आप कह सकते हैं हल्के उकेरे थे और वक्त के साथ में वो साफ हो गए। इस तरीके की समस्याएं जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और इंस्क्रिप्शंस वगैरह फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर वो अपने को फिर पूरी बात नहीं बताते, वो तो एक अलग चीज। कई बार इंस्क्रिप्शंस की स्टडी में फिर आप गलत रास्ते पे निकल जाते हो, आप पूरी तरीके से जो है गलत किस्म के इंटरप्रिटेशंस करते हो, गलत तरीके की हिस्टोरिकल राइटिंग यहाँ पर हो सकती है। ये भी एक प्रॉब्लम टेक्निकल लिमिटेशंस के चलते खड़ा हो जाता है। Many times exact meaning and context of words used in inscriptions are not clear. अब ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कई बार जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनका एग्जैक्टली क्या मतलब है, किस भाव में इस्तेमाल किया गया और किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया, कई बार वो चीज आपको अगर क्लियर नहीं हो तो और दिक्कतें आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक होता है कि कभी किसी इंसान को आपने कोई जवाब देना है तो आप क्लियर कट जो है उसको वो जवाब दे सकते हो, कई बार आप उसे टाल देते हो, कई बार आप सार्कास्टिकली जो है जवाब देते हो। जैसे सपोज कर लें कि किसी इंसान को आपने मिलने के लिए बुलाया था, और जिस टाइम पर आपने उसको मिलने के लिए बुलाया था वो उससे आधा घंटा लेट आता है, और आके आके पहला सवाल ये बोल देता है कि बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं क्या आप। एक तो ये हो सकता है कि आप आधे घंटे से खड़े हुए हैं, इरिटेट हो गए और आप कह दें कि हाँ मैं आधे घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ, तब तो बात क्लियर हो जाती है। बट अगर इसी की जगह सामने वाला बोल दे कि नहीं नहीं 30 मिनट इंतजार करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना होती है। अब मीनिंग क्या बन रहा है सेंटेंस का कि 30 मिनट इंतजार करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट बोला इसको सार्कास्टिकली गया है सामने वाले को व्यंग करते हुए कि भाई मैं बहुत देर से खड़ा हूँ, ये कोई बात होती है कि तुम आधा घंटा लेट आ रहे हो। तो आपने कह दिया नहीं नहीं 30 मिनट इंतजार करना कोई बड़ी बात होती है कि आपके लिए तो हम 1 घंटा वेट कर लेते हैं। अब ये सार्कास्टिक तरीके से बोला गया है, मीनिंग इसका वही बन रहा है कि मुझे तुम्हारा लेट आना अच्छा नहीं लगा। इसका जो भाव बन रहा है वो बन रहा है कि मुझे तुम्हारा लेट आना अच्छा नहीं लगा, बट इस सेंटेंस का लिटरल मीनिंग ये बनता है कि 30 मिनट इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर सपोज कर लें कि ये जो कन्वर्सेशन हुआ है, ये अगर कन्वर्सेशन कहीं पर रिटर्न फॉर्म में ये कन्वर्सेशन हुआ था और कुछ सालों बाद किसी को ये कन्वर्सेशन मिलता है, तो जिस भाव में ये कन्वर्सेशन किया गया था वो भाव तो उसको नहीं पता, उसको तो सिर्फ वो जो भाषा का आदान प्रदान हुआ है वो पता है। अब वो सेंटेंस को पढ़ के ये मतलब निकालेगा कि जिसने ये लिखा है कि 30 मिनट इंतजार, ये जिसने ये लिखा है कि नहीं नहीं 30 मिनट इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे ही अपने को ये समझ में आता है कि उस वक्त में लोग 30-30 मिनट या 1-1 घंटा वेट कर लिया करते थे। अब ये गलत इंटरप्रिटेशन बन जाएगा और इसके बेसिस पे पूरे के पूरे समाज के लिए या लोगों के लिए एक गलत किस्म का जो भाव है आप क्रिएट करोगे। वजह यह है कि आपको यहाँ पर कंटेक्स्ट जो है, किस कंटेक्स्ट में वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया या सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया वो नहीं पता। तो ये चीज बहुत आती है, कई बार शब्दों के आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होते। कई बार एक शब्द का एक रीजन में कोई एक मतलब निकलता है, दूसरे रीजन में कोई और मतलब निकलता है, तीसरे रीजन में कोई और मतलब निकलता है। तो
भले एक भाषा हो बट उसमें कई बार कई सारे वर्ड्स के मीनिंग्स अलग अलग रीजन में चेंज हो जाते हैं। तो एक तो वो कि आपको किस क्षेत्र में वो आपका इंस्क्रिप्शन मिला है, शब्द जो इस्तेमाल किए गए उनके एग्जैक्टली क्या मीनिंग बनते हैं और किस कंटेक्स्ट में उन शब्दों का या उन सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया, अगर ये क्लियर नहीं होता है तो इंस्क्रिप्शन कई बार आपको इन्फॉर्मेशन तो देता ही नहीं है, मगर गलत इन्फॉर्मेशन भी जो है वो प्रोवाइड करवा देता है, जिसके और ज्यादा नुकसान होता है। जैसे हिंदी में कहावत है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो बस वही चीज है कि आपने सही हिस्ट्री तो नहीं पता करी बट आपको गलत हिस्ट्री और पता चल गई। जैसे वो एग्जांपल है कि नहीं नहीं 30 मिनट इंतजार करना कोई बड़ी बात होती है क्या, 200 साल 300 साल बाद कोई पढ़ के बोल रहा है कि इस जमाने के लोग बड़े कह सकते हैं कि बहुत सहनशील किस्म के लोग थे, 30-30 मिनट इंतजार कर लिया करते थे। एक गलत सेंटेंस बिना कंटेक्स्ट के अर्थ का अनर्थ कर देता है, तो ये भी एक बहुत दिक्कत वाली बात है। समटाइम्स द वर्ड्स और देयर मीनिंग्स आर स्पेसिफिक टू अ रीजन प्लेस टाइम। वही बात कि कुछ पर्टिकुलर शब्दों का इस्तेमाल कुछ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर वक्त में होता था एक अलग सेंस में, वक्त के साथ में उनका भाव बदल गया, या फिर वही शब्द किसी और रीजन में गया तो उसका सेंस बदल गया। तो आपको ये भी पता होना जरूरी है। अगर आप ये रीजन प्लेस टाइम और उसके अकॉर्डिंग उसके मीनिंग्स में आने वाले चेंजेस के कंटेक्स्ट को समझे बिना अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे तो भी आप गलत असेसमेंट ही करेंगे, ये भी एक दिक्कत है। Thus, meaning of text and context of inscription are subject to constant debate and interpretation. इसलिए एज अ सीरियस हिस्टोरियन जरूरी हो जाता है कि आप कई सारी बातें इंस्क्रिप्शन को पढ़ते वक्त में ध्यान रखें। पहला तो कंटेक्स्ट, दूसरा मीनिंग, तीसरा रीजनल वेरिएशंस है या नहीं, और इसके बाद में भी जो निष्कर्ष निकालें उसको फाइनल ना माने। इसके ऊपर कंस्टेंट डिबेट, डिस्कशन, इंटरप्रिटेशन होते रहने चाहिए, क्योंकि कई बार कई चीजें 10 साल बाद अगर आप देखोगे तो उसको एक नई रोशनी में देखोगे, और आप फर्दर रिसर्च के साथ, ज्यादा नॉलेज के साथ देखोगे तो पता चलेगा उसका और ज्यादा रिफाइंड या एक नया मतलब या फिर एक नया इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हो, जिससे हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप होती है। Till date, several thousands of inscriptions have been discovered, but not all have been deciphered, published, and translated. Also, many inscriptions that may have existed may not have survived time. So, what is available is only a fraction of what was inscribed. तो ये जो बातें अपन ने करी, इसके चलते आज की तारीख में अपने पास में हजारों शिलालेख हैं, हजारों की संख्या में भारत भर से शिलालेख डिस्कवर हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में डिस्कवर हुए हैं। बट ये जो सारी प्रॉब्लम है, भाषा की, समय की, रीजन की, कंटेक्स्ट की, लैंग्वेज की, वर्ड्स की, मीनिंग्स की, इन सारी चीजों के चलते एक सही इंटरप्रिटेशन कई सारों का हो नहीं पाया। तो हजारों ऐसे शिलालेख हैं जो डिसाइफर ही नहीं हो पाए। मतलब पता है तो उसका कंटेक्स्ट नहीं पता, कंटेक्स्ट पता है तो फिर उसका सेंस नहीं समझ में आ रहा, किसने आपका इशू करवाया था, एक पर्टिकुलर कनेक्टिविटी नहीं बन रही। इसके चलते हुआ यह है कि हजारों की संख्या में आपके इंस्क्रिप्शंस अनडिसाइफर्ड हैं। डिसाइफर्ड हो गए तो पब्लिश नहीं हुए हैं, पब्लिश हो गए तो ट्रांसलेट नहीं हुए हैं। एंड कई सारे इंस्क्रिप्शंस तो ऐसे हैं जिनके बारे में हिस्टोरियंस का मानना है कि वो समय के कालखंड में बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, नेचर के चलते या किसी और पर्टिकुलर एजेंट के चलते, एंड आज की तारीख में वो अस्तित्व में ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि इतनी सारी हिस्टोरिकल जो अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की डेवलप हुई है, ये पूरी की पूरी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग जो कुछ शिलालेखों के इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे डेवलप हुई है, वो एक फ्रैक्शन भी नहीं है उन हजारों शिलालेखों का जिनको डिस्कवर अभी तक कर लिया गया है। और उन हजारों लाखों शिलालेखों का जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं या डिसाइफर नहीं हुए, तो हमारे पास जो भी नॉलेज आज की तारीख में अवेलेबल है वो एक फ्रैक्शन ऑफ नॉलेज है उन सारे इंस्क्रिप्शंस का जिनको इंस्क्राइब किया गया था। और जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे हजारों की संख्या में रखे हुए इंस्क्रिप्शंस और ज्यादा डिसाइफर होंगे, ये जो हमारा नॉलेज है, जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे डेवलप हुआ है, इसमें रिफाइनमेंट आना ही आना है, ये फर्दर इंप्रूव होगा ही होगा। इसलिए इतना ज्यादा जोर दिया जाता है इंटरप्रिटेशन के ऊपर, रीवैल्यूएशन के ऊपर, क्रिटिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। चले आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितनी बातचीत हम लोगों ने करी इंस्क्रिप्शंस की लिमिटेशंस को लेकर, बात सिर्फ इतनी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। कुछ और समस्याएं भी हमारे सामने इंस्क्रिप्शंस के इंटरप्रिटेशन को लेकर आती हैं, और ये और ज्यादा फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक जितनी बातचीत हमने करी कि भाई आपको सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा, मतलब नहीं समझ में आ रहा, कंटेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा, या जो इंस्क्रिप्शन आपको मिला है उसमें उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं कि कई सारे वर्ड्स वगैरह आपके फेंट हैं और इस तरीके की चीजें, तो ये तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिनके बारे में आप फिर भी कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ आप हल निकाल लेते हैं। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस के
असेसमेंट के साथ में किसी और उस असेसमेंट के बेसिस पे किसी कालखंड की हिस्ट्री अगर आप लिख रहे हो तो उसमें और भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं। एग्जाम्पल के लिए आज की तारीख में हम लोग जिन सारी चीजों को पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मानते हैं, जरूरी नहीं है कि आज से 2000 साल पहले भी उन सारी चीजों को पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता रहा। जिन चीजों को इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया। आज की तारीख में हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट उस जमाने में इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी, तो उन चीजों के बारे में हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गई। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत डिटेल में आपको बहुत कम जानकारी मिलती है एंशिएंट टाइम पीरियड में। उस वक्त लोगों को ये उतनी बड़ी बात नहीं लगी थी, या उस वक्त के लोग इसको शायद टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे होंगे, या शायद उनको ये इतना इंपॉर्टेंट ना लगा हो कि भाई इसको इंस्क्राइब करवा के रखा जाना चाहिए। और इंस्क्रिप्शंस वैसे भी राजाओं के द्वारा बनवाए जाते हैं, राजा तो खेती करता नहीं था, राजा टैक्स लगाता था, तो उसने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी थी क्या नहीं थी अपने राज्य में, शासन में, उसके बारे में ज्यादा कोई डिटेल में रिकॉर्ड नहीं छोड़े। आज की तारीख में हमको ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है कि यार कैसे क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हुई थी और उसका फिर समाज पे क्या प्रभाव पड़ा था, कैसे फिर वर्ण व्यवस्था बनी होगी, जाति व्यवस्था इतनी मजबूत कैसे हुई होगी। इन सब चीजों को समझने के लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को पढ़ना चाहिए। बट सामने वाले को उस जमाने में 2000 साल पहले ये बात इंपॉर्टेंट नहीं लगी थी, उसने बिल्कुल ही इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा। या सामान्य लोगों की जिंदगी में खुशियां या सॉरोज किस तरह से होते थे, डेली लाइफ के क्या चैलेंजेस होते थे, इन सब चीजों का इंस्क्रिप्शन पे कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता। इंस्क्रिप्शन में क्या मिलता है, किसी राजा ने कहीं पे कोई युद्ध लड़ा और जीत लिया, कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया बहुत बड़े लेवल पर, कोई उसने बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करवा दिया, इस तरीके की चीजें इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड करवाई जाती हैं, जो बहुत ग्रैंड हुआ करती थी या बड़े कुछ यूनिक किस्म के इवेंट हुआ करते थे। जैसे जैसे हिस्टोरियंस का ध्यान जो है इन ग्रैंड या फिर इन यूनिक इवेंट से हटा, राजाओं से हटकर उनका कॉमन लोगों के इतिहास को जानने में दिलचस्पी जागी, तब उनको लगा कि यार इनसे ज्यादा जरूरी तो ये एस्पेक्ट्स हैं, इससे समाज के ज्यादा बड़े तबके के बारे में पता चलता है। मगर फिर वही बात है कि इनके बारे में हिस्टोरिकल डाटा बहुत कम है, तो हिस्ट्री रिक्रिएट करने में दिक्कत आती है। आप सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के सम्राट अशोक और मौर्यन एम्पायर के बारे में पता बहुत कुछ चलता है, मगर सम्राट अशोक की प्रजा जो है उनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। राजा अपने पर्सपेक्टिव से कुछ भी करवा रहा हो अपनी प्रजा के लिए, वो एक अलग बात है, मगर प्रजा का क्या मानना था, क्या सोचना था, क्या उनका पूरा इस पर्टिकुलर चीज को लेकर रिएक्शन था, कलिंग के वॉर के बारे में वो क्या सोचते थे, ये धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर उनके क्या थॉट प्रोसेस थे, इसके बारे में आपको कोई पर्सपेक्टिव नहीं पता चलता, क्योंकि राजा तो ये सब रिकॉर्ड करवाएगा नहीं, प्रजा ने अपने कोई रिकॉर्ड छोड़े नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि इंस्क्रिप्शंस काफी कुछ बताकर भी बहुत कुछ नहीं बताते, या जो बताते हैं वो बहुत नाकाफी है, और जो हम बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं उसके बारे में हमको इनसे किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। Also the content of inscription reflects the perspective of persons who commissioned them। फिर वही बात कि इसमें जो भी लिखा गया है, इंस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सामने वाला अपना एक पक्ष रख रहा है, कोई भी अपने बारे में बुरी बात तो कहेगा नहीं। सम्राट अशोक के ही इंस्क्रिप्शंस की बात कर लें, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप लगवाते फिर रहे हो शिलालेख, जिसमें आप कलिंग की वॉर में हुई हिंसा को लेकर पश्चाताप कर रहे हो, मगर वो जगह जहां पर उतनी मारकाट आपने मचवाई थी, उस उड़ीसा में या उस कलिंग के इलाके में आपने ऐसा एक भी शिलालेख नहीं लगवाया। तो यहां से फिर सवाल उठ जाते हैं कि आपकी इच्छा क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो इन इंस्क्रिप्शंस में भी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिन्होंने इनको लगवाया था, बनवाया था, बनाया था, उनके पर्सपेक्टिव्स आपको पता चलते हैं। जरूरी नहीं है कि जिन चीजों के बारे में इनको इनमें जिक्र किया गया वो पूरा सच हो, वो सिर्फ आपको एक व्यक्ति का पर्सपेक्टिव देता है। और जिंदगी में किसी भी चीज में नोटिस करिएगा, हर कहानी के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, एक जो आपका खुद का पक्ष है, एक जो सामने वाले का पक्ष है, और एक जो हकीकत है जो आप दोनों के पक्ष के बीच में कहीं पर आकर रुकता है। तो ये भी एक चीज है। हो सकता है सम्राट अशोक का जो है पर्सपेक्टिव कलिंग के वॉर को लेकर ये हो, कलिंग वालों का क्या पर्सपेक्टिव था उसका जिक्र तो अपने शिलालेख में नहीं करेंगे। जो लोग मारे गए, निर्वासित हो गए, उनके जो पर्सपेक्टिव रहे होंगे उनका जिक्र इसमें नहीं हुआ होगा। तो शिलालेखों में भी जिन जो आपको चीजें मिलती हैं वो सिर्फ एक पक्ष है किसी पर्टिकुलर चीज का, वो पूरी हकीकत नहीं है, ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी होती है। तो कंक्लूजन बेसिकली ये बनता है इस पूरी बातचीत का, ये जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किया है एपिग्राफी का लिमिटेशंस, इसका कंक्लूजन ये बनता है कि एपिग्राफी आपको पूरी तरीके से किसी भी टाइम पीरियड की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को समझने में पूरी तरीके से हेल्पफुल नहीं है। पूरी तरीके से आप ये चाहो कि 101% एक कालखंड उठा लो, 100-200 साल का, 300 साल का, 500 साल का, और ये सोचो कि ये पूरा का पूरा अपने को एक उस टाइम पीरियड के एपिग्राफ्स की मदद से उस वक्त की जो आपको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसकी मदद से समझ में आ जाएगा, तो ये तो नहीं होने वाला। Also, with the discovery of new evidences and reinterpretation of old evidence, the understanding of text of inscription changes। और वही बात जो मैंने इतनी बार रिपीट कर दी कि जैसे जैसे उस टाइम पीरियड के जिसके शिलालेख आपके हाथ लगे थे, और चीजें आपको उसके बारे में पता चलेंगी, और एविडेंसेस मिलेंगे, और रीइंटरप्रिटेशन होगा, और ज्यादा आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज मिलेंगी जिसकी मदद से और मटेरियल एविडेंस उस टाइम पीरियड का निकल कर आएगा। तो इसके चलते हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है, पूरा जो इंटरप्रिटेशन है वही चेंज हो जाए, या जो अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रिटेशन आपने डेवलप किया उसमें कुछ ज्यादा बदलाव आ जाए, उसमें एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस आ जाए। तो इस तरीके की चीजें भी चलती रहती हैं, और यहाँ से जो पॉइंट है कि हिस्ट्री जो है वो डायनामिक हो जाती है।
यहाँ से हिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा डायनामिक हो जाती है। लोग सोचते हैं कि जो चीज घट गई सो घट गई, अब उसमें क्या है, वो घटना थोड़ी ना बदल जाएगी। घटना जरूर नहीं बदलेगी, मगर उसको देखने का तरीका, उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो बदल सकता है। भगवान बुद्ध हुए थे, भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया था, मगर बौद्ध धर्म इतना ज्यादा क्यों चला, कैसे वो फैला, क्या क्यों लोगों ने इतने बड़े लेवल पर उसको अपनाया, फिर एकदम से वो ऐसे कैसे गायब हो गया जैसे यहाँ पर कभी था ही नहीं, और उसके सिर्फ अब अवशेष जो है देखने को मिलता है। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, इसको समझने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंटरप्रिटेशंस के साथ में और ज्यादा रिफाइन होती चली जाएगी। इसलिए इतिहास बीत चुकी घटनाओं का संकलन होने के बाद में भी एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, डाटा और फैक्ट्स भर नहीं है, ये लगातार डायनेमिक रहता है, इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं और लगातार इसमें अपग्रेडेशंस भी जो है आती रहती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से भी इस बात को हम समझ सकते हैं कि 19th और 20th सेंचुरीज में स्कॉलर्स को ज्यादातर इंटरेस्ट राजाओं के इतिहास में था। किसी वक्त में कौन सा राजा रहा, उसने कितने इलाके पर रूल किया, कितने राजाओं को हराया, कितना बड़ा उसका शासन था, कितने उसने जो है युद्ध जीते, इस तरीके की बात है, क्या उसने नीतियां वगैरह बनाई, इस तरह से। तो 19th एंड 20th सेंचुरी में इन सारी चीजों को पढ़ा गया। अब जब राजाओं की हिस्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया गया एंड काफी आप कह सकते हैं अच्छा नॉलेज उनके बारे में मिल गया, तो 20th सेंचुरी के मिड आते आते जो नए हिस्टोरियंस आने लगे, उनका अटेंशन दूसरी तरफ भी शिफ्ट हुआ एंड उनको लगा कि यार किसी इकोनॉमिक चेंज एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो गया, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से इमर्ज हुए, इनके बारे में जो है अपने को पता होना चाहिए। और राजाओं का जो शासन काल रहा उसमें इकोनॉमिक चेंजेस कैसे आए ये पता किए जाएं, उसका समाज पे कैसे असर पड़ा और उसके वक्त में सोशल ग्रुपिंग कैसे क्या हुई, क्या उसमें बदलाव आया, इन चीजों को पढ़ा जाए। ये चीजें अपने को शायद ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकती हैं इतिहास के एक बीते हुए टाइम पीरियड के बारे में, बजाय इसके कि आप एक उस वक्त में कौन सा राजा था, कितने युद्ध लड़े, कितनी बड़ी सेना थी, आप ये सब चीजें पता करो। तो मिड 20th सेंचुरी में जैसे जैसे हिस्टोरियंस का शिफ्ट जो है इस तरीके के टॉपिक्स की तरफ में बदला, वैसे वैसे हिस्ट्री के इंटरप्रिटेशंस बदल गए, रिसर्च के एरियाज बदल गए, और अब वही इतिहास जो 19th एंड 20th सेंचुरीज में सिर्फ राजाओं की बात कर रहा था, वो मार्जिनलाइज ग्रुप्स के बारे में बात करने लगा, ऐसे पिछड़े हुए तबकों की बात करने लगा जिसके बारे में इतिहास में कोई जिक्र ही आपको देखने को नहीं मिलता, या फिर जिनके बारे में जिनको बहुत कम इंपॉर्टेंट समझा जाता था, गैर मामूली समझा जाता था। तो यहाँ से हिस्टोरिकल राइटिंग आपकी पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो पॉइंट यह है कि इन सब बातों से ये समझ में आता है कि हिस्ट्री भी कोई स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स नहीं कि आपने रट लिया, रट्टा मार लिया और खेल खत्म हो गया। ये भी एक साइंस है, इसमें भी लगातार डेवलपमेंट होता रहता है, लगातार चेंजेस आते रहते हैं। The ongoing studies and researches will lead to fresh investigation of old source and development of new strategies of analysis of historical evidence। वही बात की जो नए नए स्टडीज और रिसर्च होते रहते हैं और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होते हैं, तो इससे एक तो आपको नई चीजें मिलती हैं, मगर साथ ही साथ पुराने सोर्सेस को भी उस नई रोशनी में जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि यार आपका जो, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको हिस्टोरिकल एविडेंसेस का जो एनालिसिस है और ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगा, और आप चला कि नई स्ट्रेटजीज आप डेवलप कर लो हिस्ट्री के वेरियस एस्पेक्ट से रिलेटेड। हो सकता है कि हमने जो पहले चैप्टर में स्टैटिग्राफी की बात करी थी, तो स्टैटिग्राफी की नई टेक्नोलॉजी आपको मिले और उससे आप जिस तरह से एविडेंसेस हासिल करते हो वो और उसका तरीका बदल जाए, जिससे आपको किसी कालखंड के बारे में और ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मिल जाए। इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की पूरी टेक्नोलॉजी जो है एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ जाए, जिससे डिसाइफरमेंट ज्यादा आसान हो जाए। तो इस तरीके की चीजें भी जो है चलती रहती हैं, और इसका भी जो है कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल राइटिंग पर, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पर और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस के ऊपर लगातार असर पड़ता ही पड़ता है। तो इसी के साथ में ये टॉपिक भी खत्म होता है, और इसी के साथ में इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब जो लास्ट चीज हमको डिस्कस करनी है वो है टाइमलाइंस, एक एक करके उसको हम लोग देखते हैं, फिर लेक्चर कंक्लूड करेंगे। चले।